Recording in progress. सुन लो भाई, और पहले से बात सुन लो। हम बात कर रहे हैं ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की। आइए मैं सबसे पहले आपको ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बता दूं। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में आपने आज से पहले लिखा था एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट एक्ट which reduces the level of international trade, actions taken by the government in order to reduce the level of international trade. जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को रोकते हैं या कम करते हैं तो हमारी इंपोर्ट भी कम हो सकती है, हमारी एक्सपोर्ट भी कम हो सकती है। बट बाय लार्ज अभी हम कोशिश कर रहे हैं ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में टैरिफ को बढ़ने की, और टैरिफ में हम कोशिश करेंगे इंपोर्ट्स को कम करने की। सही है? अच्छा, क्यों? आपने टैरिफ की डेफिनेशन में लिखा था अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। शायद याद हो आप लोगों को। सो आपने आज से पहले भी सुना अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जी फिर से पूछिएगा। नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं सकते। अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये है ही ऐसा। सवाल पूछा था आपने। अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक है रेक्टिफिकेशन और एक है समझना। समझने में हमेशा लगता है टाइम। मैं सुकून से बता रहा हूं, आप क्लियर करते रहेंगे, आप फटाफट कर जाएंगे। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी शामिल हैं, तो जो आप एक बार देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भी है, तो आपको आसानी होगी, फिर आराम से प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। जब एक बार आपसे हो जाएगी ना, फिर आपको क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। फिर आप 10 सेकंड में बना लोगे, 20 सेकंड में बना लोगे, मगर अभी लगने वाली है मेहनत। अब हमारे पास सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि क्या हमें आइडिया है क्लोज्ड इकोनॉमी का? हमें क्लोज इकोनॉमी का आइडिया है। जब हम क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अ कंट्री विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसे कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। सो अब अगर मैं यहाँ ऊपर लिख दूं, डायग्राम के टॉप पर ही लिख दूं क्लोज इकोनॉमी, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक कॉन्सेप्ट में क्लोज इकोनॉमी, तो आपने कहा सर ये हमें बात तो समझ में आ गई, आगे बताएं। मैंने कहा क्लोज इकोनॉमी में मैं काम कर रहा हूं किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से बात करूंगा आपसे, पोटैटोज के हवाले से या वेजिटेबल मार्केट्स के हवाले से या पोटैटोज की मार्केट के हवाले से। आपने कहा ठीक, क्या बात करेंगे? मैंने कहा मैं आपसे इस पे बात करूंगा सप्लाई और डिमांड के हवाले से। आपने कहा सही है, आगे बताएं। सप्लाई बना दिया और डिमांड बना दी, तो वाई एक्सिस पे प्राइस आ गई और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी आ गई। अब क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है तो मैंने एक और टर्म ऐड करी और कहा डोमेस्टिक। क्या कहा भाई? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या है सर? डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आपकी अपनी इकोनॉमी में जो फर्म्स थी वो डोमेस्टिक फर्म्स कहलाएंगी। तो सप्लाई बाय डोमेस्टिक फर्म्स, डोमेस्टिक का वर्ड समझ में आ गया। इसी तरह से आपकी इकोनॉमी में जो लोग डिमांड कर रहे थे, तो इसके लिए आज एक टर्म इस्तेमाल हो रही है डोमेस्टिक डिमांड। क्लोज इकोनॉमी है, मेरे अपनी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एजेंट्स काम कर रहे हैं उसमें से एक फर्म है और एक उसमें से बायर है, वो दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं। आज से पहले भी हमने कई बार ये बात को पढ़ा, बस आज एक वर्ड ऐड कर दिया, सप्लाई बाय डोमेस्टिक फर्म्स, डिमांड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हुआ, तो इक्विलिब्रियम ने प्राइस भी आपने अपनी मर्जी की तय कर ली। मैंने कहा ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। आइए अब इसी डायग्राम में हम कुछ बातें शामिल करने वाले हैं, मगर उससे पहले आपकी इकोनॉमी में एक फॉरेनर फर्म आ रही है या आपकी इकोनॉमी में फॉरेनर फर्म्स आएंगी। आपकी इकोनॉमी में आप जो केस स्टैब्लिश कर रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे, आप अपने मुल्क का केस स्टैब्लिश कर रहे हैं जहां पर दूसरी फर्म्स आ रही हैं।
दूसरी फर्म्स का मतलब बाहर से, बाहर से का मतलब फॉरेन फर्म्स। ये सेंस क्लियर हो गया। आपके मुल्क में जो फर्म्स आएंगी वो तीन तरह से आ सकती हैं। वो जब आएंगी तो जिस प्राइस पर वो बेचेंगी, हो सकता है वो आपके मुल्क में चलने वाली प्राइसेस से अलाइंड हो। फिर से सुन लें, पोटैटोस आपकी इकोनॉमी में 100 रुपए के बिक रहे हैं। मैंने कहा एक दूसरे मुल्क की फर्म या फर्म्स आपके मुल्क में आना चाहती हैं, आपने कहा ठीक है। तो जब वो आएंगी तो तीन तरीके से आएंगी। हो सकता है वो भी आकर उसी प्राइस पर बेचे जिस प्राइस पर अभी पोटैटोस बिक रहे हैं। हो सकता है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करें, हाई प्राइस। मैं इसको लिख रहा हूं हाई प्राइस का मतलब कि सर वो जो 100 रुपए आपने लिखे थे 100 से ज्यादा 120 हो गए। तीसरी बात हो सकती है कि वो एक ऐसी प्राइस पर आए जो आपके मुल्क में चलने वाली प्राइसेस से कम हो। आपने क्योंकि 100 लिखा था 80 हो। सेंस क्लियर हो गया। एएस इकोनॉमिक्स में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये केस है। तीन बातों या तीन तरह से, क्वेश्चन में बोलना, तीन तरह से एक बाहर के मुल्क की फर्म आपके मुल्क में आ सकती है। आपके मुल्क में आएगी तो हो सकता है वही प्राइस चार्ज करे जो अभी चल रही है। हो सकता है ज्यादा प्राइस चार्ज करे तो 100 से ऊपर 120, 140 कुछ भी, हम 120 कहेंगे। और अगर कम प्राइस चार्ज करेगी तो 80। हमारे एएस के सिलेबस में हम कौन सी बात कर रहे हैं? लो प्राइस वाली। सेंस क्लियर हो गया। ओ लेवल्स में एक और कॉन्सेप्ट था जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते थे, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर कहलाता था। एक तरफ परफेक्ट कंपटीशन था तो एक तरफ मोनोपोली था। और ये अब A2 में चला गया तो AS में कोई जिक्र इसका नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं डिटेल्स बता रहा हूं तो ऑब्वियसली सारी बातें करनी पड़ेंगी। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है a competition or a structure which provides highest degree of competition. मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सप्लायर इन अ मार्केट। तो अगर हम सिर्फ ये कह दें कि सर परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म्स होती हैं, a market structure which provides highest degree of competition, बहुत सारी फर्म्स होती हैं and those firms are competing with each other. On the other hand, we have a monopoly which states single supplier in a market, it means no competition या zero competition. क्लियर है? परफेक्ट कंपटीशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ओ लेवल्स में सुनी, उसमें से मैं सिर्फ एक आपके सामने रख रहा हूं, दैट इज नोन एज प्राइस टेकर। प्राइस टेकर मींस व्हेन अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। प्राइस टेकर का मतलब व्हेन अ single firm cannot influence the market price, इसे कहते हैं प्राइस टेकर। सर क्यों आपने ये डिस्कस किया? जब हम प्राइस को चेंज ना कर सके, when a single firm cannot influence the market price, इसका मतलब है प्राइस जब चेंज नहीं हो रही या हो सकती। सो प्राइस अगर यहां पर आ गई, सपोजिंगली ये मैंने लिख दिया 80 और प्राइस चेंज नहीं हो रही, तो चाहे आप 1 यूनिट बेचो, 2 यूनिट बेचो, 3 यूनिट बेचो, सप्लाई तो चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रही। इसे क्या कहा जाता है? प्राइस टेकर।
तो प्राइस टेकर में जो सप्लाई है, इसे अब हम नाम देंगे वर्ल्ड सप्लाई। इसका मतलब फॉरेनर फर्म्स जब सप्लाई कर रही हैं तो हम लिख सकते हैं फॉरेनर फर्म्स सप्लाई, और बुक्स में वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वर्ल्ड सप्लाई। इसका मतलब ये होगा कि जब मेरे मुल्क में दूसरे मुल्कों से फर्म कोई आएगी तो मैं उनकी प्राइस को ऑल्टर नहीं कर सकता, मैं उनकी प्राइस को ऑल्टर यानी कि चेंज नहीं कर सकता। किसको? प्राइस को। ठीक है, वो जिस प्राइस से बेचना चाहें, मैं उनकी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। जब मैं चेंज नहीं कर सकता तो प्राइस टेकर, व्हेन अ सिंगल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आज हम वर्ल्ड सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक शो कर रहे हैं। वर्ल्ड सप्लाई को क्या शो कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक पढ़ा हुआ क्या आपने? वही है PES इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहां तक किसी को क्वेश्चन? अनस आपका क्वेश्चन था। देखिए, हम अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जब हम एस्टैब्लिश करते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, पहले हम क्रिएट करते हैं। तो अभी हम आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम आइडिया चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, जो प्रोजेक्टर है उसको बनाना, फिर प्रोजेक्टर की स्क्रीन कभी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, जूम इन भी हो सकता है, जूम आउट भी हो सकता है। हम अभी किस फेज में? क्रिएशन के फेज में। एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उसे समझ रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो चेंज वाले में आएगा। ठीक है, तो वो बाकी है, वो अभी बाकी है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? आपकी इकोनॉमी में, आपके मुल्क में जो दूसरी फर्म्स आएंगी, जो इंटरनेशनल फर्म्स कहला रही हैं, जो कि फॉरेनर फर्म्स हैं, क्या आप उनकी प्राइस को चेंज कर सकती हैं? जब नहीं कर सकती तो इससे कहा जाता है प्राइस टेकर। और इसमें जो सप्लाई कर होती है बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक होती है। जब आपके पास इख्तियार ना हो, डोमेस्टिक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया मैंने, वर्ड इस्तेमाल किया सप्लाई फर्म्स, इन फॉरेन फर्म सप्लाई, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा फॉरेनर फर्म्स सप्लाई। इसी को मैं क्या कह रहा हूँ? वर्ल्ड सप्लाई। आगे से मैं क्या कहूंगा? वर्ल्ड सप्लाई, फॉरेन समझ जाएंगे। अब वो एक फर्म हो, एक से ज्यादा फर्म हो, अभी ये डिबेट नहीं है। ठीक हो गई बात? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी साहब, आगे नहीं चलो, पहले ये पूछो, ये क्वेश्चन कौन सा? अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया बाहर से आ रही। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बाहर के मुल्क से आने वाली फर्म की प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गई? और यही केस आपने एस्टैब्लिश करना है अपनी डायग्राम पे। तो आइए वापस चलते हैं। हमारी इस डायग्राम में, ये वो डायग्राम रही हमारी, इस डायग्राम में क्लोज इकोनॉमी शो हो रही थी। अब अगर मैं इसी डायग्राम में एक लाइन ये बना दूं और फिर लिख दूं वर्ल्ड सप्लाई, वर्ल्ड प्राइस, और यहां लिख दूं 80, तो अब मुझे आपसे क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या अब ये डायग्राम क्लोज्ड इकोनॉमी की डायग्राम रह रही है या अब ये चेंज होकर ओपन इकोनॉमी की डायग्राम कहलाएगी? क्यों? आपने कहा सर जब भी आप एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन से चले तो C + I + G, और जैसे ही आपने NX की कोई बात करी, नेट एक्सपोर्ट्स, अब चाहे उसमें एक्सपोर्ट्स हो चाहे उसमें इंपोर्ट्स हो, तो हम समझ जाएंगे कि आज हम ओपन इकोनॉमी में। क्लियर हो गई बात? तो अभी डायग्राम ओपन इकोनॉमी की डायग्राम कहला रही है। ठीक है,
आज मार्केट की प्राइस 100 से चेंज होकर 80 हो गई। आगे से मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा, आपका क्वेश्चन आप ऊपर लिख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन ऊपर लिख लीजिएगा और पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक पेज से चल रहा हूं, आप उस पेज को पिक करें, जो आपसे रह जाए उसको ऊपर लिख लें, जब बारी आएगी क्वेश्चन पूछने की तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। तो आज मार्केट की प्राइस 80 हो गई, किसकी? पोटैटोज। फॉरेन फर्म्स मेरे मुल्क में आ गई। गौर से डायग्राम को देखना है। पोटैटोज की सप्लाई मेरे मुल्क में मौजूद फर्म्स कहां तक कर रही हैं? कैसे पता लगा? सप्लाई से। सप्लाई का मतलब कौन करता है? फर्म्स। फर्म्स क्या कर रही है? सप्लाई पोटैटोज की। सो मेरे अपने मुल्क में मौजूद फर्म्स इस प्राइस पर, किस प्राइस पर? 80 रुपए में कहां तक सप्लाई कर सकती हैं? यहां तक कर सकती हैं। अच्छा, इसी प्राइस पर, कौन सी प्राइस पे? 80 रुपए पे मेरे मुल्क में जो कंज्यूमर है वो कितना डिमांड कर रहा है, कैसे पता लगेगा? तो आज अगर मेरे पास ये एरिया आ जाए, सो 90 माइनस 10 क्या कहलाएगा? 80 तो कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? इंपोर्ट्स। एक ऐसी चीज जो मेरे मुल्क में आ रही हो, मेरे मुल्क में मौजूद फर्म से नहीं आ रही हो, किसी दूसरे मुल्क की फर्म से मैं खरीद रहा हूं, तो उस चीज को मैं कहता हूं इंपोर्ट। मैंने किससे खरीदा? मैंने खरीदा एक दूसरी फर्म से। दूसरी फर्म का मतलब फॉरेन फर्म से। मेरे अपने मुल्क का जो मेरे अपने मुल्क की जो फर्म है वो सप्लाई सिर्फ कर सकती है इस प्राइस पे 10 यूनिट्स। डिमांड तो अभी भी है, तो डिफरेंस आ गया दो चीजों में। जो डिफरेंस आ गया वो क्या कहलाएगा? इंपोर्ट। मैं पूछूं कि ये 90 से 10 माइनस के 80 कहां से आई, तो आप क्या कहेंगे? कहां से खरीदा आपने? अपने ही मुल्क में मौजूद फर्म से खरीदा या अपने मुल्क से बाहर किसी कंपनी की चीज खरीदी? बस। तो जब बाहर से कोई चीज खरीदते हैं तो ये वर्ड क्या कहलाता है? इंपोर्ट। टू बाय फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन महफूज रखिएगा। हमने पढ़ा कंज्यूमर सरप्लस, तो कोई मुझे बता सकता है पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था? शेरिन, इट्स बेटर कि आप सेंटर में आ जाएं, यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। क्या आप मुझे बता सकते हैं आज से पहले, मतलब फॉरेनर फर्म के आने से पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था? तो डेफिनेशन जिसको याद है वो बता सकता है। द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड above the market price. So we are all agreed कि फॉरेनर फर्म्स के आने से पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था। अब पूछूं कि फॉरेनर फर्म आ चुकी, नाउ मुझे बताओ कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कौन सा कहलाएगा? तो द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबव द, ठीक है, ठीक। मार्केट प्राइस भी आ गई थी, कंज्यूमर सरप्लस आ गया। आइए टैरिफ को रिकॉल करते हैं। अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। आज से पहले आपने जब भी टैक्स पढ़ा
आपने टैक्स पढ़ा, तो या तो वो हाउस होल्ड पे लगा या तो वो फर्म पे लगा। अगर फर्म पे लगा तो सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड? तो S1 से S2, ठीक है। सो आज जब हम टैरिफ लगा रहे हैं, सो अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो टैक्स के लगने से सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी? A tariff is a tax on imported goods. तो टैक्स के लगने से, टैक्स कौन सा लगा है? टैरिफ। टैक्स किस पे लगता है? टैरिफ इंपोर्टेड गुड्स पे। तो टैरिफ के लगने से सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हो गई। आज से पहले जब भी टैक्स लगाया तो प्राइस बढ़ी या कम हुई? तो आज क्या हुआ? टैक्स के लगने से कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया? टैक्स के लगने से अब जो कंज्यूमर सरप्लस है, आइए जरा देखते हैं। द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस नाउ हैज बीन रिड्यूस आफ्टर वन, आफ्टर व्हेन का मतलब आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ अ टैक्स एंड इन स्पेसिफिक द टैरिफ। तो जो एरिया पहले कंज्यूमर के पास था, आज वो हिस्सा कंज्यूमर के पास तो नहीं है। आज वो हिस्सा कंज्यूमर के पास नहीं है। तो जब टैक्स लगा तो क्या कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास गया? और क्या टैक्स के लगने से उस इंपोर्ट में कमी आई? देखते हैं। जब टैक्स लगा तो मेरे पास जो पहले इंपोर्ट्स थी वो 10 से लेकर 90, 90 यानी कि 80 थी, और अब तो टैरिफ के लगने से सप्लाई का बैकवर्ड शिफ्ट हुई, प्राइसेस बढ़ गई और क्वांटिटी में कमी आ गई। अब जब क्वांटिटी में कमी आ गई तो आज मैं चार हिस्से, चार एरियाज आपसे डिस्कस करूंगा। मैं इसको नाम दे रहा हूं, इस एरिया को 1, मैं इस एरिया को नाम दे रहा हूं 2, मैं इस एरिया को नाम दे रहा हूं 3, और मैं इस एरिया को नाम दे रहा हूं 4। फोकस बोर्ड पे होना चाहिए, कॉपी करने पे नहीं। हम इस डायग्राम की प्रैक्टिस 3 से 4 बार करेंगे तब आएगी, बाकी आपकी मर्जी है। आप एक बार देख लें, हो सकता है वो रट्टा हो, समझ में आने के लिए टाइम चाहिए होता और प्रैक्टिस चाहिए होता। मुझे बताएं एरिया 1 के साथ क्या हुआ? पहले किसके पास था? आज किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। कैसे पता लग रहा है? जो मेरी डोमेस्टिक फर्म थी जो सप्लाई कर रही थी, उसने अपनी सप्लाई को बढ़ा दिया। आज से पहले प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था? ये था। वर्ल्ड प्राइस जब 80 थी तो प्रोड्यूसर सरप्लस इतना था। डेफिनेशन, द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया? यस और नो? तो भाई ये एरिया सारा प्रोड्यूसर सरप्लस में आ गया। एरिया 1 आज से पहले किसके पास था?
ट्रांसफर का वर्ड पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। यूनिट 3 फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा ट्रांसफर पेमेंट। वर्ड क्या था? कोई चीज किसी एक इकोनॉमिक एजेंट के पास हो, फिर वो चली जाए किसी दूसरे के पास, तो इसे कहते हैं ट्रांसफर। और उसके बदले में आपने कुछ पेमेंट नहीं करी हो, इसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अम्मी ने नाश्ता दिया, ये कहानी सुनाई, ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचे, नॉक हुई, सब बातें याद आ गई, रिकॉर्ड हो रही हैं, तो हम अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे किसी से। आगे अगला वर्ड पढ़ा ट्रांसफर का, करंट अकाउंट में, करंट ट्रांसफर्स में। तो क्या हुआ था उसमें? आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज आई, तो क्या क्या आई? गिफ्ट, चैरिटी। याद आ रही है बात? इकोनॉमिक्स में चीजें याद करनी होती है, तभी इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी, वरना समझ ही नहीं आएगी। तो अच्छी और बुरी में सवाल क्या है? 2 बार इस्तेमाल हो गया, तीसरी बार ट्रांसफर कब इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में। कब इस्तेमाल कर रहे हैं? टैरिफ की डायग्राम में। कोई इशू किसी को? या आपकी अपनी इकोनॉमिक्स है भाई, आप चाहे रट्टा मार लें, आप चाहे समझ लें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ट्रांसफर का वर्ड समझा दिया। एरिया 2 and 4 और एरिया 3. Area 3 becomes government revenue. Area 3 becomes government revenue. आज से पहले भी जब टैक्स लगा था तो ऑब्वियसली क्वांटिटी के हवाले से आपने बात करी थी, तो इंपोर्ट्स कम हो गई थी, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो जब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेवेन्यू भी सामने आ जाएगा। तो क्या इसे ट्रांसफर कहेंगे? तो क्या इसे ट्रांसफर कहेंगे? यार आप ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो जैसे आपको कुछ आता ही नहीं, बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इस बात को ट्रांसफर कहेंगे? ये तो आपने सोचना है ना, ये मैं बताऊं तो फायदे क्या है पढ़ाने का? या तो आप लोग इधर है नहीं, ठीक है, फिर वो वैसे इकोनॉमिक्स पढ़े आप लोग जो आप चाहते हैं, टिकाऊ और बिकाऊ। एक इकोनॉमिक एजेंट के पास से कोई चीज दूसरे इकोनॉमिक एजेंट के पास चली जाए, ट्रांसफर। मुश्किल क्या है इसमें? तो क्या एरिया 3 आज से पहले कंज्यूमर के पास था, अब किसके पास है? तो लिख दें फ्रॉम कंज्यूमर्स टू गवर्नमेंट। इसमें इतने मुश्किल क्या है? तो आगे लिखूंगा ना मैं ट्रांसफर, इतना घबराने की क्या जरूरत है? आइए रिकॉल करते हैं डेट वेट लॉस को। डिक्लाइन इन नेट कम्युनिटी सरप्लस। और नेट कम्युनिटी सरप्लस में 2 चीजें शामिल होती हैं, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है क्या? डेट वेट लॉस। आपको क्या सिखाया? आपको ये सिखाया था कि जब कोई एक चीज किसी एक इकोनॉमिक एजेंट के पास हो, फिर उसके पास से चली जाए मगर नहीं पहुंचे किसी दूसरे इकोनॉमिक एजेंट तक, तो क्या कहना है उसको? डेट वेट लॉस। तो एरिया 2 एंड एरिया 4 आज से पहले, बिल्कुल सही कहा आपने, कंज्यूमर के पास था। किसके पास था? कंज्यूमर के पास था। आज किसके पास है?
पता नहीं, जब मुझे पता नहीं तो ये भी डेड वेट लॉस कहलाएगा, और यहां पर हम इसे नाम दे रहे हैं वेलफेयर लॉस। क्या नाम दे रहे हैं इसे? वो चीज जो आज से पहले किसी एक इकोनॉमिक एजेंट के पास हो या थी और अब किसी के पास गई, मुझे नहीं पता कहां गई, तो इसे कहते हैं वेलफेयर लॉस, नेट कम्युनिटी सरप्लस में डिक्लाइन या डेड वेट लॉस। तो आज मैं वेलफेयर लॉस के आगे लिख सकता हूं DWL। यहां तक मेरी कन्वर्सेशन कंप्लीट हुई। आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस। साथ जो पोटैटोज हैं वो एक मार्केट का नाम है, ये सारी मार्केट का नाम है। तो हमने इन जनरल सेंस वाई एक्सिस पे प्राइस लिखा या प्राइस लेवल, तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एग्रीगेट डिमांड भी लिखते हैं तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा, सही, सिलेबस में गुंजाइश होती है। हम इकोनॉमिक्स में आइडियाज को सिंपल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब तक हमने आइडिया को एस्टैब्लिश किया, इस आइडिया में किसी का कोई क्वेश्चन? हमने पहले मार्केट पे जो डोमेस्टिक में वो 100 थी, उसके बाद जो है वो बाहर फॉरेनर है उसको जो 80 हो गई थी मार्केट, तो मतलब हमने उसको उसके इंपोर्ट जो है वो 10 to 90 हो गई। तो इतनी इंपोर्ट की वजह हम उसको मतलब ऊपर जो है डोमेस्टिक सप्लाई तो पूरी हो रही है ना, हमने इतना इंपोर्ट्स। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका जो क्वेश्चन है वो चेंज से है। मैंने आपके सामने एक एस्टैब्लिश किया एक पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट था टैरिफ का। अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। जब मैं किसी गुड पर टैरिफ लगाऊंगा, जब मैं किसी गुड पर टैरिफ लगाऊंगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है और उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। आपका जो क्वेश्चन है that is after the implementation of tariff, in which you can ask कि सर ऐसा क्यों किया जाएगा, that is something else, yes it is debatable। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट किया है वो है establish किया है, we are not commenting over it कि why did the government apply tariff, why not quota, why not embargo, why not voluntary export restraints, yes they are debatable points but not in today's lecture। यहां पर हमने सिर्फ establish किया टैरिफ के आइडिया को। कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, आज की क्लास इतनी है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।